तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा हमारे यूरोप के कल्चर में क्या हुआ, चीन से यूरोप में कैसे गया। अब हम ये देखेंगे हमारे इंडिया में ये प्रिंट कल्चर कैसे पॉपुलर हुआ, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि प्रिंट के आने से पहले, मुद्रण के आने से पहले कैसा था, किस तरह से लोगों को ज्ञान दिया जाता था, किस तरह लोग अपनी बात दूसरे को बताते थे। तो पहले पता है क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी। जैसे आपने अगर कोई भी रिलीजियस फोटो देखी है पुरानी, तो उसमें देखा होगा गणेश जी लिख रहे हैं, गणेश जी को लिखते हुए दिखाया गया है। तो पहले लोग लिखकर ही अपनी बात किसी और को बताते थे। जैसे मैं किसी पत्ते पर भी लिखा जाता था राजा महाराजाओं के टाइम पे, जब पेपर नहीं होता था। ठीक है, फिर जब पेपर आया तो हैंडमेड पेपर बनने लग गए। ठीक है, हैंडमेड पेपर पर लिखा जाने लगा। और इन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब बचाने के लिए और काफी लंबे समय तक रखने के लिए, वुडन ब्लॉक्स के बीच में, दो लकड़ियों के बीच में दबा दिए जाते थे, किताब बन जाती थी वो एक तरह से दबाकर, ताकि पन्ने उधर उधर ना फैले। तो इस तरह से ये प्रिजर्व कर दिया जाता था। लेकिन पता है इसकी भी काफी ज्यादा वो थी, लिमिटेशन थी, ड्रॉबैक थे, ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? एक तो ये सब काम ना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था। ठीक है, एक तो काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा था, ऊपर से ना इन सब चीजों को बहुत ज्यादा संभाल कर रखना पड़ता था, केयर के साथ रखना पड़ता था। ठीक है, एक तो ये था। तीसरा ये था कि ना कभी कभी किसी की हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती थी। अब जैसे ये देखो, ये तो प्रिंटेड है, इसमें आपके समझ में आ रहा है, अब क्या पता आपको मेरी ये लिखी हुई समझ में आ रही हो ना हो। तो उसमें ये दिक्कत आती थी कि हैंड रिटन रहता था, तो समझने में थोड़ी डिफिकल्टी रहती थी। ठीक है, सबका क्योंकि लिखने का स्टाइल क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ये हमने जान लिया। और अगर मैं बात करूं प्री कॉलोनियल बंगाल की, प्री कॉलोनियल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्रिटिश जब रूल करते थे हमारे ऊपर, तब का टाइम है। तो तब अगर लोगों को अगर हमें सिखाना होता था स्कूल में, तो जैसे मैंने बताया सूत्रास एंड स्मृतिज सुनना होता था एंड देन रिकॉल करना होता था। तो धीरे धीरे पता है क्या हुआ कि ये जो गुरुकुल के बच्चे होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, वो रीड तो कम करते थे लेकिन लिखते ज्यादा थे। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जैसे कोई उनका गुरुजी है, वो अपनी सोच समझ से क्या बोलते हैं, डिक्टेट कर रहा है चीजें। मैं अगर आपको कोई चीज डिक्टेट करूँ ना, आप लिख रहे हो, तो इन बच्चों को लिखना सिखाया जाता था एंड देन इस तरह से काम होता था। ठीक है, देखो अब हम मुद्रण युग से पहले, भारत में संस्कृत, अरेबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी परंपरा थी। इनका उपयोग दैनिक जीवन में नहीं किया जाता था। मतलब कि जब किताब वगैरह लिखनी थी ना, दैनिक जीवन मतलब जब हम नॉर्मल किसी से बातें कर रहे हैं, तो हम संस्कृत, अरेबी, फारसी नहीं बोलते थे। ये सिर्फ हस्तलिखित होती थी। अगर हम अपनी भाषा को लिखते थे तो ये पांडुलिपियों और पुरानी परंपरा थी, तो इसके जरिए बताया जाता था। तो अब अगर मैं बात करूं कि हमारे इंडिया में कैसे आई है, हमारे भारत में, एक सेकंड। तो क्या होता है, सबसे पहले ना ये हमारे गोवा में आई थी। ठीक है, जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी वो गोवा में आई थी। कहाँ से आई थी, एक पोर्टुगीज का बंदा था, वो इंडिया में आया। ठीक है, और उसने ये प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर स्टैब्लिश कर दी। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे कुछ आपको उसके बारे में बताऊंगी, जैसे कुछ धर्म वगैरह होते हैं ना, तो एक एक सेकंड मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ज्यूसुइट प्रीस्ट होते, जैसे कोई एक पंडित वगैरह होते, कि पंडित का टाइप है ये ज्यूसुइट प्रीस्ट। ठीक है, इन लोगों ने हमारे देश में आके कोनकानी सीखी। कोनकानी ना एक तरीके की लैंग्वेज होती है, जैसे ये थोड़ा भारत का इस तरह से मैप, ये जो कोस्टल एरिया पे रहते हैं, गोवा, महाराष्ट्र, नदी किनारे जो लोग रहते हैं ना, वो कोनकानी वाली भाषा बोलते हैं, उनकी भाषा को हम कोनकानी बोलते हैं। तो उन्होंने कोनकानी शुरू करी एंड देन उसमें ही प्रिंटिंग करना शुरू किया। जो भी उन्हें चीज प्रिंट करनी रहती थी या कुछ भी प्रिंट करना रहता था, तो वो इन सब भाषाओं में इन्होंने प्रिंट करना शुरू किया। ठीक है, फिर उसके बाद 1674 तक ना 50 बुक तब तक प्रिंट हो चुकी थी। ठीक है, किस किस भाषा में, एक तो कोनकानी भाषा थी और दूसरी थी कन्नड़ भाषा। 1764 तक 50 बुक प्रिंट हो गई थी, एक तो कोनकानी भाषा थी और दूसरी कन्नड़। अब कन्नड़ भाषा कहाँ की होती है, कर्नाटका की होती है। तो वहीं इसके नीचे ये जो कर्नाटक हमारे इंडियन मैप पे जो ये लाई करता है, तो वहां पर कन्नड़ लैंग्वेज में भी प्रिंट होना शुरू कर दिया था। फिर हमारे देश में जो अभी कैथोलिक प्रीस्ट थे जो आए, इन्होंने क्या बोलते, तमिल लैंग्वेज में बुक लिखना शुरू किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो कैथोलिक प्रीस्ट आए थे, इन्होंने फर्स्ट तमिल बुक प्रिंट करी। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या बोलते, दूसरी जो प्रिंट करी थी वो मलयालम वाली भाषा में भी प्रिंट करी थी। तमिल में प्रिंट करी इन्होंने, मलयालम में प्रिंट करी, ये 15 समथिंग में प्रिंट करी थी, और ये 1675 और ये 1618 के अराउंड ऐसे किसी में, हाँ, इन्होंने लिखा है कि 1579 में इन्होंने प्रिंट करी थी ये।
ठीक है, तो कैथोलिक प्रीस्ट ने ये वाली प्रिंट करी। फिर उसके बाद जो डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज थे, बेसिकली ये भी डच की एक क्रिश्चियन की वो नेशनैलिटी सेक्ट है, ठीक है, जो डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज हैं, उन्होंने भी तमिल लैंग्वेज में प्रिंट करना शुरू किया। बेसिकली ये लोग क्या करते थे, जो और रीजनल लैंग्वेज में, जैसे समझो हमारी वो अरबी वगैरह में लिखी हुई है किसी भी लैंग्वेज में, उसको ट्रांसलेट करके इन्होंने तमिल वगैरह में लिखना शुरू किया। तो बेसिकली ये आते थे, हमारी लैंग्वेज सीखते थे एंड देन उसमें प्रिंट करना शुरू करते थे। फिर अब ये जो आप सोचोगे ये इंग्लिश प्रेस कहाँ से आई, ठीक है, ये ना थोड़ी लेट आई थी इन इन सब के आने के बाद। पहले तमिल वगैरह कोंकण, आपको ये भाषा याद रखनी, सबसे पहले कोंकणी में प्रिंट हुई, कन्नड़ में, उसके बाद आई। 16वीं सदी के मध्य में पुर्तगाली धर्म प्रचारक प्रिंटिंग प्रेस को गोवा ले आए। पुर्तगाली धर्म प्रचारक बेसिकली धर्म के जो फॉलोअर्स होते हैं, ये प्रिंटिंग प्रेस को गोवा ले आए। कैथोलिक पुजारियों ने पहली तमिल, कैथोलिक मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने पहली तमिल वाली डाली थी, ठीक है, और कोचिन में पहली बार डाली थी, और मलयालम किताब इन्होंने कोचिन में ये वाली और मलयालम में ये वाली बताई थी। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि ये जो इंग्लिश वाली छपाई है वो भारत में कैसे आई, ठीक है, 1708 में एक आदमी था, उसका नाम था जेम्स ऑगस्टस, ठीक है, इसका पूरा नाम था जेम्स ऑगस्टस हिकी। तो ना इन्होंने बंगाल गैजेटे शुरू किया, ठीक है, इनके जो न्यूज, एक तरह से वीकली न्यूज़पेपर था, ठीक है, इन्होंने बंगाल गैजेट शुरू किया। इसमें ये अपने ओपिनियंस वगैरह लिखने लग गए, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, और इन्होंने ना अपने वो उसमें न्यूज़पेपर में ये चीज भी बताई हुई थी कि ये कमर्शियल न्यूज़पेपर है, सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी व्यक्ति अपना अपने क्या बोलते हैं, अपने भाव प्रकट कर सकता है, ठीक है, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन ये किसी से इन्फ्लुएंस नहीं, कोई से डोमिनेट नहीं करता। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उन्होंने ये भी बोला था कि ईस्ट इंडिया का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, हम इस पे खुद अपने जो प्रचार विचार है वो करते हैं, किसी का पावर नहीं है इसके ऊपर। तो इन्होंने ये बंगाल गजेट शुरू किया। अच्छा, अगर आपको इससे याद आ रहा होगा, जो हमारे वो है क्या बोलते हैं, गंगाधर भट्टाचार्य, इन्होंने भी ना बंगाल गैजेट शुरू किया था। अब ये वाला न्यूज़पेपर और ये वाला न्यूज़पेपर जो इन्होंने क्या बोलते हैं जेम्स ऑगस्टस ने शुरू किया था, वो सेम नहीं था। इनकी स्पेलिंग में, दोनों का नाम तो बंगाल गैजेट ही था, बट स्पेलिंग में डिफरेंस था, और दोनों सेम न्यूज़पेपर नहीं थे। तो अगर आपसे पूछेंगे तो कि पहला इंडियन, जो किसी इंडियन पर्सन न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, वो कौन सा था, वो बंगाल गैजेट था। और इंग्लिश वाले का जो आप नाम बोलोगे वो बोलोगे जेम्स ऑस्टिन हिकी, ठीक है। तो ये ना प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज था बेसिकली, मतलब कि ये ना ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर की जो खबरें रहती थी, कैसे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी कैसे काम कर रही है, उन सब चीजों के बारे में क्या करते थे, लिखते थे, क्योंकि वो देखते थे, ठीक है। तो ये जो न्यूज़पेपर था ये बेसिकली इंग्लिश में ही चलता था हमारा, क्योंकि ये तो बाहर से आए थे ना, तो इन लोगों ने इंग्लिश ही आती थी, तो इन लोगों ने इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, वो इंग्लिश में स्टार्ट किया था। तो ये बेसिकली अपने न्यूज़पेपर में क्रिटिसाइज करते थे सीनियर ऑफिशियल्स को, जो सीनियर लोग हो जाते, जो अच्छी पोजीशन पे काम करते थे, वो लोग नीचे लोगों को कैसे दबाते थे, कैसे ऑप्रेस करते थे। तो एक तरह से बुरी भरी बात लिखते थे उसमें, वैसे तो सच लिखते थे। तो इसकी वजह से ना जो ऑफिशियल्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, जो उसके गवर्नर थे बैरन हॉस्टिंग्स, ठीक है, इन्होंने देखा कि भाई यार ये बंदा तो हमारे बारे में न्यूज़पेपर में काफी गलत कुछ छाप रहा है, तो इन्होंने क्या कर दिया था, फिर उसको प्रोसिक्यूट कर दिया था, मतलब उसको सजा सुना दी थी, ठीक है, प्रोसिक्यूटेड कर दिया था, सजा सुना दी थी। तो उसके बाद इनका अखबार तो बंद हो गया था, ठीक है, कुछ टाइम तक चला था, ये 1780 के अराउंड चला था। फिर उसके बाद गंगाधर भट्टाचार्य ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, उसका नाम भी बंगाल गजेट रखा था। अच्छा, अब जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में बंगाल गैजेट नाम एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। साप्ताहिक मतलब वीकली एडिशन था। लेकिन वॉरेन हास्टिंग ने हिके पर मुकदमा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो क्रिटिसाइज करते थे न्यूज़पेपर में, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर की बातें लिखते थे, तो ये सब हुआ था। बंगाल गैजेट गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित किया गया। फिर बाद में, ठीक है, जो आप दूसरा न्यूज़पेपर जो निकल के आया बंगाल गैजेट, वो भट्टाचार्य ने शुरू किया। ठीक है, एक सेकेंड। अब जैसे ये न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ तो लोग अपने विचारों को क्या करने लगे, एक्सप्रेस करने लग गए, ठीक है। जैसे पहले तो मोस्टली चीजें लड़ाई वगैरह रिलीजियस को लेकर होती थी, कोई चीज कौन सा रिलीजन फॉलो करता था, कोई लोग कोई अपना रिलीजन फॉलो करते थे, तो अपने विचारों को वो अखबार में प्रकट करते थे। अब जैसे समझ लो मेरा कुछ और मानना है किसी धर्म को लेके, किसी और व्यक्ति का कुछ और मानना है, वही चीज जो हमने पहले देखी थी, ठीक है, जब यूरोप में वगैरह यूरोप में आया था यही सेम प्रिंटिंग कल्चर, तो ये लड़ाई झगड़े डिबेट वगैरह, ठीक है, ये सब
सब आना शुरू किया। तो जैसे कि पता है, अगर कोई डिबेटेबल इशू होता है तो ऑब्वियसली एक इंसान सपोर्ट में होता है और एक अगेंस्ट में रहता है, ठीक है, एक किसी चीज को सपोर्ट कर रहा होता है और एक उसके अगेंस्ट में होता है। तो जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस थी, जो बरसों से चला हुई आ रही है जो चीजें, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे, मतलब एक तरह से उसके बारे में बोलते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए ये रिलीजियस प्रैक्टिस। और जो दूसरे वर्ग के लोग थे वो बोलते थे नहीं यही धर्म है, काफी सालों से यही होता रहा है, हम यही मानेंगे। तो कुछ लोग एकदम वो थे, डगमगाते नहीं थे, उसी चीज पे खड़े रहते थे। तो कुछ लोग चाहते थे कि उसमें कुछ बदलाव किए जाए। तो अब ये सब लोगों तक पहुंचाना कि हमारे क्या मायने हैं, ये सब प्रिंटिंग के जरिए होता था, प्रिंट के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, बुक्स के जरिए, ठीक है। तो लोगों को एक नए नए आइडियाज मिलते थे, ठीक है, नए नए आइडिया उत्पन्न होते थे कि हाँ हम ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है इस टाइप से, ठीक है। लोगों के ओपिनियन एकदम चेंज होने लग गए। पहले लोग की तो कुछ सोचते ही नहीं थे, फिर जब कोई एक व्यक्ति आके उन्हें चीजों के बारे में बताता है तो वो लोग भी सोचना शुरू करते हैं। इसकी वजह से ना जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स होते हैं ना, जो जो रिफॉर्मर्स बेसिकली जो धार्मिक सुधार लाना चाहते हैं, जो बरसों से चली हुई चीज आ रही है लेकिन वो इनके हिसाब से सही नहीं है, ठीक है, और वो उसमें सुधार लाना चाहते हैं। तो एक तो ये लोग होते हैं, इनके बीच में लड़ाई हो जाती है। और वो लोग जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स को फॉलो करते हैं, हिंदू ऑर्थोडॉक्स मतलब हिंदू ऑर्थोडॉक्स, वही टिपिकल काइंड ऑफ पुराने जन्मों से जो चला हुआ है वही चलना चाहिए। तो वही उसी बहस को लेकर ये जो राजा राम मोहन रॉय ये अपना न्यूज़पेपर निकालते हैं, ठीक है। वहीं हमारा ये जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स वाले लोग हैं, जो दूसरे विचारों कौमती विचारों से टक्कर लेने के लिए, ठीक है, तो वो अपना न्यूज़पेपर निकालते हैं। तो इसके बारे में मैं बताती हूँ। जैसे कुछ इश्यूज होते हैं जिनके रिगार्डिंग ये लोग रिफॉर्म लाना चाहते हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, वो सती प्रथा के अगेंस्ट जाने जाते थे। और भी जैसे होते हैं, एक होता है हमारा मोनोथीज्म। मोनोथीज्म बेसिकली होता क्या है, जैसे कि किसी एक ही भगवान को पूजना, ठीक है। भगवान तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग एक ही भगवान को मानते थे, कुछ लोग बोलते थे नहीं इतने सारे भगवान होते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। और फिर ब्राह्मण्स को लेके कि ब्राह्मण को माना जाता था कि काफी उच्च वर्ग है, बाकी सारे नीचे वर्ग हैं। तो उन सब चीजों से लेकर डिबेट वगैरह होती थी। तो ये जो राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने अपना संवाद कुमोदी एक न्यूज़पेपर निकाला 1821 में, जिसमें ये अपने विचार लिखते थे रिफॉर्म से रिलेटेड, धर्म के बारे में कि ये इसमें ये चेंजेस आने चाहिए, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो उससे टक्कर लेने के लिए ये समाचार चंद्रिका निकाली जाती है। किन लोगों ने, हिंदू हिंदू ऑर्थोडॉक्स को जो लोग फॉलो करते हैं वो अपने ओपिनियन लिखते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। तो यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों के बीच मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। रूढ़वादियों ने राममोहन रॉय की संवाद कुमोदी विचारों से टक्कर लेने के लिए, रूढ़वादियों बेसिकली वो होते हैं हिंदू ऑर्थोडॉक्स, मैंने वही बताया, हिंदू ऑर्थोडॉक्स को हम बोलते हैं रूढ़वादियों, ठीक है। इन्होंने समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। अच्छा, अब इसमें हम पढ़ेंगे देवबंद सेमिनरी। एक सेकंड, धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस में देवबंद सेमिनरी ने मुस्लिम पाठकों को और रोजमर्रा के जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए फतवे जारी किए, प्रकाशित किए। अब इसमें क्या था, हुआ ये था कि जब ये ब्रिटिशर्स वगैरह आ गए थे तो इनका धर्म था क्रिश्चियनिटी। तो पता है मुस्लिम वाले लोगों को, जो लोग मुस्लिम उलूर्स होते हैं, ठीक है, उनको ये डर लगने लगा कि यार जब ये क्रिश्चियन आ जाएंगे तो हमारे लोग भी क्रिश्चियन अडॉप्ट कर लेंगे, अपने धर्म को भूल जाएंगे। ऐसा हम क्या करें जिससे वो धर्म के बीच में उन लोगों का संबंध बना रहे, वो जुड़े रहे अपने धर्म से। तो उन्होंने क्या, उन्होंने भी प्रिंट करना शुरू किया। प्रिंट का सहारा लेते हुए उन्होंने रिलीजन के बारे में बताया। जो लैंग्वेजेस थी, उन्होंने उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज के सहारे प्रेस में चीजें लिखना शुरू किया। और वैसे ही उन्होंने फटवाज जारी किए। बेसिकली जैसे जो पंडित होते हैं, ठीक है, हमारे पंडित बताते हैं कि हमारा धर्म, जो बेसिकली पुराने लोग होते हैं, जो पंडित होते हैं, वही बताते हैं कि इस तरह से ये करना चाहिए, इस टाइम ये खाना खाना चाहिए। तो वैसे ही मुस्लिमों के जो लोग होते हैं, जो इस्लामिक लोगों के जो पंडित वगैरह होते हैं, उनको हम फतवे बोलते हैं, ठीक है। इसके जरिए उन्होंने मुस्लिम वगैरह को एवरीडे लाइफ, रोज कैसे जीना है, ठीक है, इस्लामिक का मतलब बताया, एक तरह से रिलीजन के बारे में बताया, ताकि वो अभी भी अपनी जमीन से जुड़े रहें। तो ये जो था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, देवबंद सेमिनारी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके जरिए बताया जाता है। ये थोड़ा ब्रिटिश के टाइम पे जारी की गई थी। फिर नवल किशोर प्रेस लखनऊ और श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे ने 1800 के दशक में धार्मिक ग्रंथों को स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित किया। तुलसीदास की रामचरितमानस 1810 में कलकत्ता में छपी थी। तो पता है वैसे ही बहुत सारी चीजें ना, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, संस्कृत में लिखी गई थी पहले, अलग अलग लैंग्वेज में, अरबी में, पर्शियन में, उस चीजों को ट्रांसलेट किया। तो वही इन्होंने बताया कि नवल किशोर प्रेस ने लखनऊ
और श्री वेंकटेश्वर प्रेस जो बॉम्बे में है, उन्होंने 1800 के दशक में धार्मिक ग्रंथों को स्थानीय भाषा में प्रकाशित किया। मतलब कि जैसे अगर ये जो नवल किशोर प्रेस है, ये जो लखनऊ में और ये जो है बॉम्बे में, तो स्थानीय भाषा, कहीं की भाषा गुजराती है, कहीं की तमिल है, तेलुगु है, अब इसको ना एक ही अलग अलग लैंग्वेज में प्रोड्यूस करना शुरू किया। अब समझो सिर्फ कोई चीज संस्कृत में ही लिखी हुई है, उसको अलग अलग भाषाओं में प्रोड्यूस करके अलग अलग लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। वहीं इन्होंने बताया कि जो ये रामचरितमानस है, ये 1810 में कलकत्ता में छपी थी। तो ये सब इन्होंने बताया। अब हम आगे देखेंगे प्रकाशित के नए रूप, नया एक नया तरह का दृश्य संस्कृत हमें दिखती है, न्यू विजुअल कल्चर। अब इसमें क्या होता है इसे देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप अपने हिंदी के चैप्टर में पढ़ते होगे, आपके चित्र वर्णन आता होगा ना, चित्र देख के आपको बताना होता होगा कि क्या दिख रहा है। जैसे पहले क्या होता था, पहले भी चित्रों के द्वारा लोगों को चीजें बताई जाती थी, एक नया विजुअल कल्चर आ गया था। जैसे कि समझ लो कोई एक इंसान है, ठीक है, वो अपने शीप्स को वो कर रहा है, गेज कर रहा है, ठीक है, उनको चराने लेकर जा रहा है, वो बना दिया, उसकी पेंटिंग बना दी, उससे हम पिक्चर को डिपिक्ट कर सकते हैं। पुराने जमाने में जैसे कृष्ण भगवान बना दिए, वो माखन खा रहे, तो उसको देखकर हम काफी सारी चीजें इंटरप्रेट कर सकते थे। तो एक वही विजुअल कल्चर निकल गया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलने लगी, लोगों को काम धाम भी मिलने लगा, और उसकी वजह से जो गरीब लोग होते हैं वो भी इनको कैलेंडर पे भी बनाया जाता था, तो जिसकी वजह से गरीब लोग भी क्या बोलते हैं अपने घर में वो चीज सजा सकते हैं। तो एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करा था हमारी सोसाइटी में। तो अब ये जो सबसे फेमस पेंटर है, ये थे हमारे राजा रवि वर्मा। ये काफी फेमस रहे उस टाइम के। तो ये ऐसी चित्र बनाते थे, ये इसी टाइप की पेंटिंग्स बनाते थे। तो पेंटिंग क्या होती थी, उन्होंने पेंटिंग बनाई, प्रिंट निकलवाया, और खूब सारे प्रिंट निकलवा के काफी सारे लोगों में मास सर्कुलेट कर दिया, काफी सारे लोगों तक ये चीजें पहुंचा दी। तो ये राजा रवि वर्मा का नाम याद रखना है। जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई, ठीक है, नॉर्मली लोगों के बीच में क्या रियल लाइफ में चल रहा है, कुछ भी ऐसे इमेजिनेशन करके इन्होंने तस्वीरें बनाना शुरू किया। अब ये कैरिकेचर्स एंड कार्टून क्या होते हैं। अच्छा, कैरिकेचर और कार्टून में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली जो कार्टून होते हैं ना, वो इमेजिनरी है, जैसे आप टॉम एंड जेरी देखते हो, असली में वैसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। वही अगर कैरिकेचर की बात करो, आप आज तक पे देखते होगे, मोदी जी का वो कार्टून बना हुआ आता है, या अलग अलग पॉलिटिकल लीडर का बना हुआ आता है, फिर वो वीडियो बना देते हैं उसके ऊपर। तो उसको असली इंसान का जो कार्टून बनाया जाता है, जो रियल में एग्जिस्ट करता है, उसको हम कैरिकेचर्स बोलते हैं। एंड कार्टून्स वो होते हैं जो हमारी इमेजिनेशन से, हम कुछ भी इमेजिनेशन में, जैसे ऑगी बना दिया हमने, मोटू पतलू बना दिया, तो ये क्या होता है, हमारे कार्टून्स होते हैं। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विश कार्टूनों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे, ठीक है। बेसिकली सामाजिक और राजनीतिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज आप आज भी देखते होगे, आज तक में या न्यूज़पेपर में भी बड़ा सा बने हुए आते हैं वो लोग कार्टून के जरिए, उसके जरिए पॉलिटिकल चीज को डिपिक्ट किया जाता है। तो अभी भी ये चीजें होती है, इस तरह से छपने लगी थी। अच्छा, तो यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम आगे जानेंगे कि महिलाएं, गरीब जनता ने प्रिंट पर, महिलाएं और गरीब लोगों पर और कैसे इम्पैक्ट डाला हमारे भारत